हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग मी। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। अपना प्यारा चैनल खोल लिया टारगेट गुरुकुल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस हिस्ट्री का, जो कि सीयूटी यूजी में आता है। इसका जो कोड है वो है 314। सभी को पता है 2026 में हल्का सा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है 2016 में। पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा बड़ा सिलेबस था, अब उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या क्या सिलेबस में है हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 बुकें होती हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो बुक है वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि पार्ट 1 है। ये आपकी पहली किताब है क्लास 12th की एनसीईआरटी की, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। थीम 1 में पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजी। किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने, जैसा कि आप जानते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले तो टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। इसका टाइमलाइन जो कि एनसीईआरटी हमको बताती है वो बताती है 2600 से लेकर के 1900 बीसी। ठीक है, अब इसको हमने 3 कालों में विभाजित कर दिया है, जैसे अर्ली हड़प्पा काल, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन जो मेन वाला जो है, जो बीच वाला मैच्योर वाला है, वो हमें पढ़ना है 2600 से लेके 1900 बीसी तक का। क्या रहा इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से साइट्स रही हैं। ठीक है, साइट्स में क्या क्या चीजें मिली हैं, जैसे एविडेंसेस में मोहरें वहां से मिली हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो 2 साइट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है हड़प्पा, और दूसरी साइट है जो है वो मोहनजोदाड़ो। इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल लगभग पूछे जाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीजें पाई गई। ठीक है, और बाकी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोशल हिस्ट्री, सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था वहां की क्या रही है, वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहा है, आर्थिक किस प्रकार से रहा है, वहां पे लोग ट्रेड करते थे, किन चीजों का ट्रेड करते थे, कौन देशों से ट्रेड होता था, इकोनॉमिक हम। ठीक है, सोशल रीजंस में जैसे वहां पर अलग अलग भाग थे। जो अमीर लोग हुआ करते थे वो ईस्ट साइड रहते थे, ठीक है, जिसको एक्रोपोलिस सिटाडेल कहते थे। और वेस्ट साइड में जो अमीर लोग होते थे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो अमीर लोग होते थे वो एक साइड रहते थे, जिसको हम ईस्ट साइड में रहते थे, जिसको हम लोअर टाउन कहते हैं। जो लोअर टाउन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, जैसे 2 हो गया, एक तो इधर हो गया ईस्ट साइड हो गया और इधर हो गया वेस्ट साइड। यहाँ पे जैसे अगर आपको लोअर टाउन, यहाँ लोअर टाउन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्रोपोलिस या फिर सिटाडेल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उनके घर किस प्रकार से होते थे, उनके रोड्स किस प्रकार से थे, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सेकंड जो आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेट्स में किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति, और राजनीतिक स्थिति के अलावा उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, ये हम देखने का काम करेंगे। अर्ली स्टेट्स कौन कौन से रहे थे, क्या महाजनपद काल में। इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, कौन से इंस्क्रिप्शन हमें उस काल में मिलते हैं, उन इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। इंस्क्रिप्शन से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अशोक का इंस्क्रिप्शन हो गया, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन हो गया, अयोध्या का शिलालेख हो गया। उस समय काल के जितने भी शिलालेख, हमको महत्वपूर्ण जो शिलालेख है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, धनदेव का शिलालेख हो गया, एरान इंस्क्रिप्शन हो गया, सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आते हैं सोशल हिस्ट्री ऑफ अर्ली सोसाइटी, सामाजिक व्यवस्था अर्ली सोसाइटी की। जब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की तो एक शब्द हम दिमाग में आता है, उसको कहते हैं वर्ण। जो वर्ण होता है वो कलर के बेस पर, स्टार्टिंग में उसको रंग के भेद पर किया गया था। किस भेद पर किया गया था, उसको रंग के भेद पर किया गया था। और रंग में हम जानते हैं कि वर्ण में 4 प्रकार की सोसाइटीज में, 4 कास्ट नहीं कह सकते, 4 वर्ण आते थे स्टार्टिंग में। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, फिर वैश्य आते हैं, और लास्ट में आते हैं शूद्र। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4
रंग। तो सोशल हिस्ट्री ऑफ अर्ली सोसाइटीज में महाभारत के बारे में थोड़ा सा हम देखने का काम करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का इतिहास किस प्रकार से रहा है, गौतम बुद्ध का इतिहास, इनके फोल्ड पाथ जो इन्होंने दिए हैं गौतम बुद्ध ने, इनके अष्टांगिक मार्ग क्या हैं ये भी देखने के काम करेंगे, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, कहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल। जैसे फर्स्ट काउंसिल राजगिरी में हुआ था, ठीक है, अजातशत्रु के समय में। दूसरा काउंसिल वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, ठीक है। और रावापा का जो लास्ट है कश्मीर में हुआ था, जो कि आपको मिलेगा कनिष्क के समय काल में। तो अलग अलग लोग के समय काल में अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। उसके अलावा बुद्धिज्म में आप क्या पढ़ सकते हैं, त्रिपिटक क्या होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। फिर जैनिज्म में कितने तीर्थंकर रहे हैं, तीर्थंकर में सबसे महत्वपूर्ण जैसे पार्श्वनाथ का नाम मिलेगा, आदिनाथ का नाम मिलेगा, नेमिनाथ का नाम मिलेगा, वर्धमान महावीर सबसे आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। इसमें जैनिज्म दो सेक्ट्स में बटा हुआ है, दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर होते हैं, ठीक है। और इनका क्या क्या कल्चर डेवलपमेंट्स हुआ है, इसके अलावा और भी कई सारे 63 रिलीजन उस समय काल में हमको देखने को मिलते हैं। 63 रीजन्स का उस समय ऑकरेंस हुआ जब पोस्ट वैदिक काल हम देखते हैं, जब समाज में बहुत सारी कुरीतियां और बुराइयां आ गई तो समाज जो है वो बहुत जटिल हो गया। जब समाज में कुरीतियां आ गई, जटिल हो गया, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों का उदय हुआ। और इसके साथ साथ 63 और रीजन्स का भी उदय हुआ, जैसे आजीवक संप्रदाय, आपको नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ने का काम करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं, पहला तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और दूसरा हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इन अर्ली स्टेट्स इंस्क्रिप्शन एविडेंस, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उससे पूछता है, मेन जो है टॉपिक यही है। चलिए आगे बढ़, दूसरी बुक हमारी है, हम बात करते हैं थीम 5 में, मिडाइवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स अकाउंट्स। ट्रेवलर्स के अकाउंट से क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं। अब ट्रेवलर्स में बहुत सारे लोग जैसे भारत में आए थे, जैसे इब्न बतूता का जिक्र होता है बहुत बार, ठीक है। या अगर हम फाहियान का जिक्र कर ले या ह्यूंगसैंग का जिक्र अगर हम करें, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर आते हैं, मिडाइवल साइड में आते हैं, तो निकोलस मैन्यूची का नाम आता है, सबने निकोलस मैन्यूची का नाम सुना होगा, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फ्रैंकोइस बर्निया के बारे में पढ़ना है, टैवर्नियर के बारे में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है कि ट्रेवलर्स ने अपने अकाउंट्स में भारत का विवरण किस प्रकार से किया है, हमें ये देखना है। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते इससे, लेकिन मुझे पर्सनली ये टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो इसे हम देखने का काम करेंगे डिटेल में, किसने क्या कहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थीम 6, रिलीजियस हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर में, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन, क्या भक्ति सेंटर है और क्या सूफी सेंटर है, ठीक है। भक्ति में हमें रामानुजाचार्य से लेकर के हम रामानंद पर जाएंगे, फिर रामानंद के बाद चैतन्य महाप्रभु जैसे लोगों का भी नाम मिलेगा। रामानंद के बहुत सारे लोग शिष्य हुआ करते थे, इसमें आपको कबीर दास का नाम मिल सकता है, सूरदास का नाम मिल सकता है, ठीक है, कई सारे लोग का नाम मिलेगा। भक्तिज्म में हम भक्तिज्म में हम मीराबाई जैसे लोग का भी नाम सुनते हैं। फिर असम में कुछ संत रहे हैं भक्तिज्म में, वरकारी सेंट कहा जाता, उनको भी हम देखने का काम करेंगे भक्ति में, ठीक है। भक्ति में दो आइडियोलॉजीज होती हैं, मुझे दो आइडियोलॉजी क्या है वो मुझे देखिए हल्का सा भूल है, ठीक है, अभी आता हूँ वहां पे। सूफी, अब आते हैं सूफी ट्रेडिशन में। सूफी ट्रेडिशन में 12 प्रकार के सिलसिले हमको देखने को मिलेंगे। इन सिलसिलों में हमें महत्वपूर्ण जो सिलसिला है, जैसे चिश्ती सिलसिला, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का है। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला, सुहरबादी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, ये महत्वपूर्ण सिलसिले रहे हैं जो हमें देखने का काम करना है, ठीक है।
भक्ति में भी दो प्रकार में लोग बढ़ जाते हैं, एक तो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और एक राम भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो राम भगवान को मानते हैं, जो संत होते हैं अलग होते हैं और कृष्ण भगवान को मानने वाले अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होते हैं जिनको निर्गुण कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सरगुण आते हैं, वही मुझे नाम भूल रहा था, और एक और होते हैं इसको निर्गुण कहते हैं, ठीक है। तो सरगुण संत और निर्गुण संत, सरगुण में 2 आ जाएंगे, फिर निर्गुण में किस प्रकार के संत है ये हम देखने का काम करेंगे। और बाकी सूफी ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ साउथ इंडिया में भी कुछ इसमें लोग रहे हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर और आप देखना चाहें तो आप अलवर संतों को देखेंगे जो वैष्णविज्म को मानते थे, और नैनार जो संत हैं वो शैविज्म को मानते थे, शिव जी को मानते थे, शैविज्म, ठीक है। तो अलवर संत कौन कौन से रहे हैं और नैनार संत कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, ये बहुत सारे क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति जो विजयनगर एम्पायर में आता है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत अच्छा लिखता है, उसका नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ठीक है। इसका विवरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। विजयनगर एम्पायर के शासकों के बारे में देवराय 1 हो गए, देवराय 2 हो गए, राजा कृष्ण देव राय हो गए, महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में देखेंगे। क्या पॉलिटिक्स वहां की रही है, क्या इकोनॉमी स्ट्रक्चर रहा है वहां पर, और क्या क्या आर्किटेक्चर रहा है, आर्किटेक्चर का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। ये हम देखने का काम करेंगे विजयनगर एम्पायर में। आगे आते हैं मुगल एम्पायर एंड एग्रेरियन सोसाइटी। हम बात कर रहे हैं थीम नंबर 8 की, और ये वाला थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ सालों से, 2-3 सालों से इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से घट गए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर 2 चैप्टर थे मुगल एम्पायर के, उन दोनों में से शायद एक चैप्टर को मुझे लग रहा है हटा दिया गया है और बस अब एक ही चैप्टर रखा गया है, ठीक है। उसका नाम है द मुगल एम्पायर एंड एग्रेरियन सोसाइटी। किस प्रकार से एग्रेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, जैसे उनका जो बंदोबस्त हुआ करता है, तोंदरमल बंदोबस्त, वो क्या था, आईने दशाला पद्धति, तोंदरमल बंदोबस्त, ये क्या था, एग्रेरियन सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मुगल एम्पायर डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। मुगल एम्पायर में सभी को पता है, बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं, फिर अकबर आते हैं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, सभी को पता है नॉर्मल। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डील करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बने, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज की। तो रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर एम्पायर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुगल एम्पायर और एग्रेरियन सोसाइटी, इससे भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट नंबर 3, दैट इज थीम नंबर 9। थीम नंबर 9 में आते हैं कॉलोनिज्म एंड द रूरल सोसाइटी। कॉलोनिज्म और कॉलोनिज्म का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है रूरल सोसाइटी में। हम सेटलमेंट देखने का काम करेंगे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाई सेटलमेंट एज वेल एज महलवाई सेटलमेंट। कुछ रीजनल बेसिस पे भी कुछ सेटलमेंट रहे हैं, जैसे मालगुजारी बंदोबस्त जैसे सेटलमेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनिज्म में रूरल सोसाइटी और एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट्स किस प्रकार से रहा है, ये हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलोनिज्म वाला भी, ठीक सर। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 वाली जो बुक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में भी पूछता है। जितना फर्स्ट और सेकंड यूनिट से जितने क्वेश्चन नहीं पूछते, उतने थर्ड यूनिट से उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं तो 50% से भी अधिक क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है, ठीक है। 50% अधिक या 60% से भी अधिक क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है, जो कि थर्ड यूनिट है। बहुत बड़ा वेटेज रखता है हमारे लिए सीयूटी यूजी के पेपर में। अगर आपने इसको ही अच्छे से कर लिया तो आपकी आधी जो चीजें हैं वो लगभग हो जाएंगी। क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार भर भर के क्वेश्चन रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखने को मिलेंगे। कहां पे कौन सी क्रांति हुई और उन क्रांतियों में कौन से लोग शामिल थे, जैसे लखनऊ में कौन शामिल था, कानपुर में कौन शामिल था, दिल्ली में कौन शामिल था, उन लोगों ने क्या किया, किन टाइप की चीजें की, उसके क्या प्रकार के एविडेंसेस क्या रहे। एविडेंसेस भी हम क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे।
पैटर्न्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का रहा, हमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम मिलेगा, हमें नाना साहब का नाम मिलेगा, हमें उस समय के जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय उनका भी नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और इससे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, हर साल पूछे जा रहे हैं, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट, अगर हम एक बस टॉपिक ले लें जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो है महात्मा गांधी और इनका नेशनल मूवमेंट। शायद ही कोई साल हो जब इस वाले सेक्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद में स्ट्राइक, अहमदाबाद में स्ट्राइक के बाद हमको देखने को मिलता है 1918 में एक और घटना मिलती है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद 1920 से हमको नेशनल मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलेगा देखने को। गांधी जी के तीन वो मूवमेंट्स जो कि सर्वव्यापी हो गए, बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले हमको देखने को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीजें थी, क्या इनके डिमांड्स क्या थी। ठीक है, 1920 से लेकर के 1922 तक रहा। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में क्या स्कीम्स चली, क्या क्यों हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉजेस क्या रहा, बाद में इसके इफेक्ट क्या पड़े और इसका कंसिक्वेंसेस लास्ट में क्या देखने को मिला। चौरी चौरा घटना के बाद इसको रोक दिया गया था। चौरी चौरा घटना 4 या 5 फरवरी को हुआ था 1922 में। इसके बाद रोक दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से। इसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। असहयोग आंदोलन कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है और इस आंदोलन में गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट मार्च करते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा और कंसिक्वेंसेस क्या हुए, ये हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर एक मूवमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइमलाइन क्या है, 1942। अगर ऐसे देखेंगे तो 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी कहते हैं करो या फिर मरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी की किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से वो नेशनल मूवमेंट को लीड करते हैं। लीड करने के लिए एक व्यक्ति जिसको वन मैन बाउंड्री कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, वो महात्मा गांधी जी हैं। अगर वो मूवमेंट को किस प्रकार से आगे की तरफ ले जाते हैं और चलाते हैं, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद ये मूवमेंट आगे बढ़ भी नहीं पाता। और भी बहुत लोग का नाम मिलेगा, जैसे भगत सिंह भी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें सुभाष चंद्र बोस की भी बलिदान याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उन लोग की भी बलिदान है, लेकिन महात्मा गांधी बहुत वेटेज भी रखता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान किस प्रकार से बना, और इसमें जो नाम आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम मिलेगा, आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम मिलेगा, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम देखने को मिलेगा। और द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग इसको भूल जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं भाई हमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारा संविधान जिस हिसाब से लिखा गया, कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज में पढ़ाई जाएगी, ड्राफ्टिंग कमिटीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, उनकी पोर्टफोलियो क्या थी, वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालते थे, ये सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, बस हम थीम नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे सीयूटी यूजी के लिए। आपने जैसा कि सिलेबस देख लिया है, अब हम अपने कोर्स के ऊपर आते हैं। मिशन सीयूटी 2026 हमारा बैच है, इसका नाम है आरएम बैच। मेरा नाम उत्कृष्ट सिंह है और मैं यहाँ पर ऐसा हिस्ट्री फैकल्टी के तौर पे काम करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन ऐसा मास्टर्स और नेट हूँ हिस्ट्री से। ठीक है, चलिए लैंग्वेज है, डोमेन है, प्लस इसके अलावा गैट होने वाला है। हमारे कोर्स की प्राइस है 1399 रुपीज। लैंग्वेज है, डोमेन और गैट। इसके अलावा लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड और लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। क्लास नोट्स पर पीडीएफ मिलेंगे लेक्चर वाइज, और डीपीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट एंड टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी और फैकल्टी के साथ आपको दमदार फैकल्टी के साथ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से एनरोल हो जाइए हमारे मिशन सीयूटी 2026 में। ठीक है,
कोई सलाह अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरी, अगर पर्सनल, अगर मेरी आप कोई सलाह अगर लेना चाहेंगे तो पर्सनल आपको मैं सलाह दूंगा कि एनसीईआरटीज को उठाइए और कई बार रीड करिए, 3 से 4 बार एनसीईआरटीज को पढ़िए। और एनसीईआरटीज को पढ़ने के अलावा पीवाईक्यूज को देखिए क्या क्या पीवाईक्यूज में पूछा गया है। इससे पहले 2-3-4 सालों में क्या क्वेश्चन है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को रट जाइए पूरी तरीके से। इसके अलावा सिलेबस जो हमने डिस्कस किया है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए और टेस्ट सीरीज को लगाने का काम कीजिए। ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 3 तरीका होता है, पीवाईक्यू, सिलेबस और टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए बाद में मिलेंगे, पहले वीडियो के साथ मिलेंगे। पहला वीडियो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां पे एक डेमो लेक्चर होगा, उसका आपको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, जो भी लोग मेरे देखो सुनना है, थैंक यू सो मच, बाय।